नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेट 13 के बारे में। एंड वंस दिस सेट इज़ कंप्लीट, उसके बाद केवल एक सेट बच जाता है, दैट इज़ सेट नंबर 14। इसके साथ आपका पॉलिटी का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, जिसके साथ पॉलिटी का क्रैश कोर्स यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप पुरानी वीडियोज़ को भी एक्सेस करना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है स्टडी आईक्यू के द्वारा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में से मिल सकता है, जिसके थ्रू आप पुरानी सभी की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे कोर्स का हमने फ्री में भी आपको अवेलेबल करवाया है हमारी ऐप के ऊपर, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स को लॉन्च किया है, दैट इज़ दी 1000 MCQs पॉलिटी वाला कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स को आप बहुत ही जल्द समाप्त कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको पॉलिटी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में टाइम लग रहा है। आने वाले प्रीलिम्स के लिए ये कोर्स आपके लिए एक लाइफ सेवर की तरह साबित हो सकता है। ठीक है, आने वाला प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को तय हुआ है और ऑलमोस्ट सर्टन है कि प्रीलिम्स होगा ही होगा। डोंट टेक एनी चांसेस, गो टू दी प्ले स्टोर ऐप और यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे इस कोर्स को बाय कीजिए। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 to 6 टॉपिक्स, जिसमें 3 तो होंगे बड़े बड़े टॉपिक्स आपके सामने हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें प्रशांत भूषण जो एक्टिविस्ट लॉयर हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया गया था और उनको सज़ा भी दी गई थी इसके तहत। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि अमेंडमेंट फाइनली पास कर दी गई है। काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आए हैं इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इसको लेकर भी सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। देन वी हैव मिशन कर्मयोगी, ऑलमोस्ट मोस्ट सर्टन है कि इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि शायद प्री में ना आकर मेंस में इसके ऊपर सवाल पूछा जाए, बट यू कैन बी सर्टन कि मिशन कर्मयोगी के ऊपर सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनको हम आपके साथ थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक के साथ। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पूरा ये अवमानना का मामला है, आपको पूरी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल थ्योरेटिकली मालूम होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या है, कौन सा कानून है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियाँ देता है कोर्ट को, किस किस चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, किस किस चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहा जाता है, और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। ठीक है, सुर्खियों में क्यों था ये? वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हैज़ हेल्ड द लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण एज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमेंट मेड ऑन सोशल मीडिया टारगेटिंग द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रशांत भूषण जी के द्वारा बेसिकली ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे ऑन द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर S.A. बोबड़े, और उनके ऊपर जो ट्वीट्स उनके द्वारा किए गए थे बेसिकली ये थे कि यहाँ पर आप ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं एंड सो ऑन। राइट, इसके चलते पूरा का पूरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और यहाँ पर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की गई थी। फाइनली एक लंबे समय के बाद यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रशांत भूषण जी को दोषी पाया गया और इनको जो सज़ा दी गई थी दैट वॉज ₹1 कि आपको ₹1 का जुर्माना यहाँ पे देना होगा, बिकॉज आपको गिल्टी पाया जाता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। वेरी सिंपली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को निर्धारित करने के लिए एक कानून है जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जो कि कंटेम्प्ट को परिभाषित करता है, अवमानना को डिफाइन करता है। और यहाँ पर डिफाइन बेसिकली करते हुए ये उसके पहले ये बताता है कि जो कंटेम्प्ट है वो असल में 2 तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट रेफर्स टू द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, और इसके अलावा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट विच मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर विच फॉल्स इन दीज 3 कैटेगरीज। 2 चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला है सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट यानी कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। कोर्ट ने कोई आदेश दिया, आपने उसको जानबूझकर नहीं माना, जानबूझकर उसको डिसोबे किया, इसको माना जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा आता है कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग को लेके। ठीक है, आपने किसी तरीके की पब्लिकेशन की है, पब्लिकेशन हो सकता है मीडिया में हो सकता है सोशल मीडिया पे हो सकता है किसी न्यूज़पेपर पे हो सकता है आपने बोलकर किया हो, ठीक है, हो सकता है आपने लिख कर किया हो। इन सब चीज़ों को बोला जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
सो यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी गई हैं कि अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है सो इसको हम माना जाएगा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सो यहाँ पर इफ़ योर एक्शन इज़ स्कैंडलाइजिंग और टेंड्स टू स्कैंडलाइज, यानी कि किसी तरीके से ये जुडिशरी को किसी भी तरीके से स्कैंडलाइज करता है और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट एंड हैव द इफेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding। ठीक है, किसी भी तरह की जुडिशल प्रोसीडिंग में ये किसी ना किसी तरीके से दखल अंदाजी देता है, या फिर इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। इन सभी चीज़ों को क्या माना जाएगा? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। और क्योंकि प्रशांत भूषण जी जो कि यहाँ पे वकील हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ ट्विटर पे लिख के किया था, इसीलिए ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंडर बेसिकली फॉल करते थे। यहाँ पर जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सज़ा क्या होती है, सज़ा आपके सामने है। एज पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पनिशमेंट इज़ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यानी कि आसान कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, नॉट रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 6 months या फिर फाइन ऑफ अप टू रुपीज़ 2000। द एक्यूज मे बी डिस्चार्ज और द पनिशमेंट अवॉर्डेड मे बी रेमिटेड ऑन अपॉलजी बीइंग मेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। सो यहाँ पर यदि एक्यूज यहाँ पर माफ़ी मांग लेता है और वो माफ़ी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है, उस केस में एक्यूज को कंप्लीटली रेमिट किया जा सकता है। दिस इज़ द एंटायर यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि असल में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं है। इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। पहली 3 चीज़ें, यदि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा। यदि आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ऑन द मेरिट्स ऑफ अ जुडिशियल ऑर्डर आफ्टर अ केस इज हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, उसको भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। क्रिटिसिज्म करना, फेयर क्रिटिसिज्म करना यहाँ पे गलत नहीं है। ऑल्सो इफ द पब्लिकेशन और अदर एक्ट इज मेयरली अ डेफेमेटरी अटैक ऑन द जज and is not intended to interfere with the administration of justice, it will not be taken as contempt of court। So यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर एक जज के ऊपर उसके व्यक्तिगत रूप में उसको यहाँ पर डिफेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करता है। क्लियर है? ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, और ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या कॉन्टेम्प्ट है, क्या कॉन्टेम्प्ट नहीं है। ऑल्सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ था इस पर्टिकुलर अधिनियम में, और वो 2006 में हुआ था। ये बताया गया था कि यदि आप सच बोल रहे हैं तो वो एक वैलिड डिफेंस माना जाएगा। द एक्ट अमेंडेड इन 2006 इंट्रोड्यूस्ड ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट वॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड वॉज इन्वोक्ड इन अ बोनाफाइड मैनर। ठीक है, यदि मान लीजिए हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि शायद इस चीज़ में फॉल करती हो। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके थ्रू किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कुछ दखल अंदाजी हो रही है, या फिर जुडिशियल यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ सच निकलती है सो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकता है। ये इसका मतलब है। ठीक है, सो ये सभी की सभी चीज़ें आपको जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फाइनली हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आपको मालूम होगा, हमें 19 क्लॉज 1 के तहत हमारी जो मौलिक अधिकार दिया गया है, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन 19 क्लॉज 2 के तहत उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह आता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए। बेसिकली ये क्या कहते हैं, इसके थ्रू आर्टिकल 129 के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये शक्ति दे दी गई है उसको कि यू कैन पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, और 215 के तहत यही शक्ति दी गई है उच्च न्यायालयों को। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जी हाँ, आप यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक अलग से अधिनियम तैयार किया गया है 1971 का, जिसको कि हम फॉलो करते हैं। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर हम टॉपिक में बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। काफ़ी अहम, काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जा रहा है, और किस तरीके से इसने यहाँ पर बेसिकली संशोधन किया है वो भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे अमेंडमेंट माना जा रहा है। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेसिंग द अर्लियर 1986 एक्ट केम इनटू फोर्स। यहाँ पर सबसे पहले जो ये नया कंज्यूमर एक्ट है, इसने यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है
जो ग्राहक है उसके अधिकारों को रिकॉग्नाइज़ किया है। 6 ग्राहक अधिकारों को रिकॉग्नाइज़ किया है, वो क्या क्या हैं? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। राइट टू बी एश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार, एंड टू बी एश्योर्ड दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरा या फिर फोरम। राइट टू सीक रिड्रेसल against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers, the right to consumer awareness. So ये सभी की सभी rights यहाँ पे दी गई हैं as consumer rights under the new act. काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कौन से अधिकार यहाँ पर कंज्यूमर्स को दिए गए हैं ये हमारे नए एक्ट के अनुसार। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना क्या है कि नए प्रावधान क्या किए गए हैं। देखिए, नए प्रावधान वैसे तो बहुत सारे किए गए हैं, हम सभी के सभी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रावधान आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसको आप इस पर्टिकुलर फिगर से भी समझ सकते हैं। ये 6 प्रावधान हैं जिसको कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसिडरेशन मिली है और ये 6 के 6 आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला आता है रेगुलेटर। जो पुराना आपका एक्ट था उसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर अवेलेबल नहीं था। इसमें नए एक्ट में आपके लिए एक सेपरेट रेगुलेटर प्रोवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी फॉर्म्ड। और यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो फॉर्म की जाएगी, इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड इट विल बी असिस्टेड बाय अ डीजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच विल लुक इनटू केसेस एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अथॉरिटी। क्लियर है ये बात? सेकेंडली, कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है। जो पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत क्या था? मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं और आपको किसी सेलर के खिलाफ कोई यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करनी है। सो आपको उस पर्टिकुलर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर उस पर्टिकुलर सेलर का ऑफिस रजिस्टर्ड है। यानी कि मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं लखनऊ से और जो आपका सेलर है वो बिलोंग करता है मान लीजिए नोएडा से। सो वहाँ पर आपको नोएडा की कंज्यूमर कोर्ट में जाकर बेसिकली केस को दर्ज कराना पड़ेगा। अब क्या है? कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। तो अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं सो आप लखनऊ में रहते हुए भी यहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है दर्ज कर सकते हैं। जो सेलर है उसको वहाँ पर समन किया जाएगा नोएडा से। क्लियर है बात? ये काफ़ी बड़ा प्रावधान है और ये ऐसी चीज़ है जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आगे जाके ग्राहकों के लिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले कोई प्रोविजन नहीं था। कंज्यूमर कोड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और अ सर्विस। सो पहले प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए आपको अलग से सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। कंज्यूमर कोर्ट में इस चीज़ का कोई स्पेस अवेलेबल नहीं था। नाउ यू कैन गो टू अ कंज्यूमर कोर्ट। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान माना जा रहा है। जो पुराना आपका प्रावधान था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का, उसमें क्या था? ये आप राइट साइड में फिगर आपको दी गई है। हायरार्की इस तरीके से थी, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स थे, स्टेट कमीशन था, उसके बाद नेशनल कमीशन जो कि नई दिल्ली में है। सो यदि आपकी कंप्लेंट वैल्यू 20 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। यदि 20 लाख से 1 करोड़ है तो स्टेट कमीशन में जाएंगे। यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नई दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या कर दिया है? डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका 1 करोड़ तक का है, अगर स्टेट में अगर 1 से 10 करोड़ तक का है और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा तक का है तो आपको नेशनल कैपिटल में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप की चीज़ पहले इंक्लूडेड नहीं की गई थी, दैट इज़ ई कॉमर्स। पहले ई कॉमर्स को लेकर किसी भी तरह के नियम नहीं दिए गए थे। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उसको लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अब जो भी डायरेक्ट सेलिंग के नियम हैं वो सभी के सभी नियम अब जो है एक्सटेंड कर दिए जाएंगे ई कॉमर्स को भी। फाइनली मीडिएशन सेल्स, इसको लेकर भी कोई लीगल प्रोविजन नहीं था। अब कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर ला के रख दिया गया है विज़वी यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो 3-4 चीज़ें तो बहुत ही अहम हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेगुलेटर और ई कॉमर्स जो मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि अब लोगों के काम में आ सकेंगी। क्लियर है बात? फाइनली हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जहां पर हम मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करेंगे। मिशन कर्मयोगी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन और
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर इसको लेके सवाल प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मेंस में डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। इसमें ऑल्सो ये माना जा रहा है कि ये वाला जो रिफॉर्म है ये हमारी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारे डेकेड्स में माना जा रहा है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म जो कि अभी तक हुआ है। सो मिशन कर्मयोगी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका नाम एग्जैक्टली ये है। कर्मयोगी नाम इसलिए दिया गया है, जो कर्मयोगी बेसिकली एक ऐसा योगी जो कि केवल कर्म करे और कर्म की फल की चिंता ना करे। सो बेसिकली यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर वर्क एंड नॉट वरी अबाउट कि आगे जाके क्या होगा, मेरी नौकरी के साथ क्या होगा। ये जो मिशन कर्मयोगी है ये किस पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है सभी के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर। सो यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मिशन क्या कहता है? इट एम्स टू मेक इंडियन सिविल सर्वेंट्स मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent and technology enabled। NPCSCB यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग will be for capacity building for civil servants so that they remain entrenched in Indian culture and sensibilities and also learn from the best institutions and practices across the world। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको ये कवर करेगा। और ये भी प्रावधान दिया गया है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर 510.86 करोड़ रुपीज़ लगाए जाएंगे इस पर्टिकुलर मिशन को पूरा करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि ये वाला जो मिशन है, ये जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो कि अपनी नौकरी को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो लोग भी अपनी नौकरी को अब सीरियसली लेंगे। एंड एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में होती हैं वो चीज़ें शायद पब्लिक सेक्टर में भी होना शुरू हो जाएंगी। इसके कई सारे पिलर्स हैं। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं, कर्मयोगी को कवर करना छोटी सी वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आपको मालूम ही होनी चाहिए वो ये हैं। 6 पिलर्स ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क जिसको कि IGOT कर्मयोगी बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS आपने सुना होगा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा इसमें एक आप बोल सकते हैं फिलोसॉफिकल चेंज है। इसका मतलब क्या है? रूल्स बेस्ड से आप मूव कर रहे हैं टू रोल्स बेस्ड। ठीक है, कि नियमों के आधार पर नहीं चलना, अब आपको रोल्स के आधार पर चलना है। आपको एक रोल दिया जाएगा और आपको उस रोल की जिम्मेदारी लेनी होगी। सो शिफ्ट फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इससे क्या होगा कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स को सरकार आज की डेट में रिक्रूट कर रही है, उनको किस तरीके से हम उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हैं उनसे, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। एम्फसिस रोल ऑन साइट लर्निंग इन कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ साइट लर्निंग, लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लबासना की, भारत में शायद ही कोई ऐसा और इंस्टीट्यूट हो जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता हो। केवल लबासना है जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है। लेकिन क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केवल एक है? जी नहीं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भारत में कई सारे हैं। सो यहाँ पर उनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। इसके बाद मिनिस्ट्रीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को क्रिएट अ कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम, फोकस ऑन मासिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई-लर्निंग। सो कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको कि हम छोटी सी वीडियो में कवर कर सकते हैं। ये केवल एक छोटा सा पार्ट है मिशन कर्मयोगी के बारे में, जिसको कि DOPT ने यहाँ पर लॉन्च किया है। याद रखना है आपको कि इसको लेकर आपको आगे जाके प्रिपरेशन करनी है, मेंस में सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइनली कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपके साथ मैं कवर करना चाहूँगा बहुत ही ब्रीफली। फर्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। ये सुर्खियों में क्यों था? बिकॉज यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सुर्खियों में चल रहा है। इस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा, लेकिन NCBC के ऊपर सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, आपको मालूम होगा NCSC है, NCST है। ठीक है, NCSC और NCST दोनों के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, शुरू से ही है। ठीक है, लेकिन NCBC यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सुनने के लिए पहले कौन था? NCSC। यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ ही समय पहले की बात है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर NCBC को अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था।
जिसके थ्रू इट विल गिव द पावर्स अकिन टू द कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसके साथ क्या हुआ कि जो भी फंक्शंस अभी तक NCSC करती थी OBC क्लासेस के लिए, वो अब जो है NCBC यहाँ पे करा करेगी। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये याद करना है कि पहले NCSC करता था काम OBCs के लिए, अब NCBC अपने आप में ही काम करेगा। दूसरे नंबर पर आता है लोक अदालत। लोक अदालत सुर्खियों में क्यों रहा? छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनॉग्रेट स्टेट लेवल लोक अदालत। ठीक है, अब जो लोक अदालत हैं इनको स्थापित किया गया था भारत में अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987, और इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत लोक अदालत को यहाँ पर स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया था। क्लियर है बात? यहाँ पर आपको जानना होगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट वही वाला एक्ट है जिसके तहत आपकी नालसा बनाई गई है, SLSA बनाई गई है, DLSA बनाई गई है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि लोगों को फ्री लीगल एड देने के लिए काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि लोक अदालत असल में 2 तरह की होती हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी लोक अदालत वो वाली होती हैं जो कि कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, कुछ होती हैं परमानेंट लोक अदालत जिनको कि परमानेंटली स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट से। इसके बाद जो भी यहाँ पे फैसला लोक अदालत में लिया जाता है, इट इज़ डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, यानी कि इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग। ऐसा नहीं कि लोक अदालत के फैसले को आप इनकार कर दें। ठीक है, सो लोक अदालत का फैसला फाइनल बाइंडिंग होता है ऑन ऑल द पार्टीज एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट सच एन अवार्ड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी भी कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। फाइनली एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, जिसमें कि जो मॉनसून सेशन, आपको मालूम होगा कोविड-19 की वजह से जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन था वो कट शॉर्ट हुआ और मॉनसून सेशन काफ़ी देरी से शुरू हुआ। यहाँ पर मॉनसून सेशन क्योंकि यहाँ पर कट शॉर्ट हुआ और देरी से शुरू हुआ, इसमें कुछ कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया। जो नया शेड्यूल निकाला गया है इसके तहत देयर विल बी नो क्वेश्चन आवर, हाउएवर MPs कैन आस्क अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ऑल्सो 0 आवर जो है ये भी दोनों हाउसेज में जो है लिमिट कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। सो क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर क्या होता है? फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस एंड दिस आवर इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। पहला घंटा हर सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हर हाउस में क्वेश्चन आवर का होता है, जिसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इस क्वेश्चन आवर के ख़त्म होने के जस्ट बाद 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो पहले आपका Q आया, उसके बाद Z आया। सो ऐसे ही याद कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी पहले Q आता है फिर Z आता है, राइट। सो 0 आवर स्टार्ट हुआ इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, और कब तक लास्ट करता है? अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे दैट इज़ रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस इज़ टेकन अप। सो जब तक आपका रेगुलर बिजनेस चलता है तब तक 0 आवर कंटिन्यू होता रहता है। कहने का मतलब 0 आवर का टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आवर का टाइमिंग फिक्स है, पहले 1 घंटे में क्वेश्चन आवर होता है। अभी क्या हुआ है, पहले 1 घंटे का जो क्वेश्चन आवर था उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। ऑल्सो आपको जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन आवर जो है ऑलमोस्ट दुनिया भर में जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं सब में ही होता है, लेकिन 0 आवर ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है और ये हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स में भी कहीं पर फॉर्मली रिकग्नाइज्ड नहीं है। ये भारत ने अपने यहाँ पर सुविधा के लिए 0 आवर को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिसके बारे में हमने आपके साथ यहाँ पे चर्चा की है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।